Welcome to SM Education, the educational platform. पहले कक्षा में हमने MST 5 का एक पहला प्रश्न था, उसके उत्तर को हमने व्याख्या किया था। संस्कृत आचार्य द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षणों पर विचार कीजिए। आज हम दूसरा प्रश्न है पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न था जो संस्कृत आचार्य द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षणों पर विचार कीजिए, और अब वाला प्रश्न है पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षणों पर विचार कीजिए। अब प्रश्नों को समझिए। पहले प्रश्न में संस्कृत आचार्य यानी जो भारत के जो है, और यहाँ पर दूसरे प्रश्न में पाश्चात्य विद्वानों यानी जो हमारे देश के बाहर से है, यानी जो फॉरेन विद्वान हैं उनके अनुसार काव्य लक्षण क्या है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। आप प्रश्न को सही से समझ लीजिए। पाश्चात्य विद्वान द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण पर विचार कीजिए। ये MST 5 साहित्य सिद्धांत और समालोचना विषय है। उसका दूसरा प्रश्न आपको मैंने बता दी हूँ। तो हम इसके उत्तर के बारे में जानेंगे। तो आपको शायद ये आपको ज़रूर ये अच्छा लगेगा, और अगर ये आपके काम के लिए है, आपको MA सेकेंड ईयर में पास होना है और आपके काम में है, तो आप ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इससे लाभ उठाए और आप MA पास कर जाओ। तो यही इच्छा और आकांक्षा लेकर मैंने ये वाला इग्नो का MST 5 का एक ऐसे वीडियो बना रही हूँ। तो हम इसके उत्तर के बारे में जानेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र द्वारा प्रस्तुत काव्य के लक्षणों को हम सामान्यतः दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, काव्यशास्त्र जो है उनके द्वारा काव्य लक्षणों को दो भागों में व्यक्त किया गया है। वे जो वस्तुपरक है और जिनमें काव्य के बाह्य पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, तथा वे जो काव्य के आत्म तत्व पर बल देते हैं। पहला जो है वस्तुपरक है, जो काव्य के बाहरी पक्ष यानी बाहर दिखावा, जैसे हम बाहरी पक्ष यानी हम जब किसी व्यक्ति के बाहरी अंश को देखते तो क्या देखते हैं, उसके पोशाक, उसके चेहरे को देखते, तो बाहरी अंश जो है बाह्य पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। और दूसरा पक्ष जो है वो है आत्म तत्व पर बल दिया गया है। पहले वर्ग में जो पहला पक्ष है, पहला पक्ष क्या है? बाह्य पक्ष। पहला पक्ष जो है पहले वर्ग में प्लेटो, अरस्तु, ड्राइडन, जॉनसन, क्लाइल, मैथ्यू, अर्नल्ड प्रभृति द्वारा प्रस्तुत लक्षण आते हैं। आपको नाम याद रहे। पहले वर्ग में कौन कौन आते हैं? प्लेटो, अरस्तु, नाम याद रखिए, ड्राइडन, जॉनसन, क्लाइल, मैथ्यू, अर्नल्ड प्रभृति द्वारा प्रस्तुत लक्षण आते हैं। तो दूसरे वर्ग में रोमांटिक काव्य धारा के कवि, आलोचक और मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति के विद्वान आते हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, कॉलरिज, शैली, लेहंट, एलन पो आदि। पश्चात काव्यशास्त्र का आरंभ प्लेटो से होता है। तो ये जो पंक्तियां ये जो खंड हमने पढ़ा, इस खंड में हमने दो वर्ग की बातें की। पहला वर्ग जो बाह्य पक्ष को देखते हैं, दूसरा वर्ग जो आत्म तत्व को देखते हैं। बाह्य पक्ष में कौन से जो पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय कवि विद्वान हैं आपको पता चला, और दूसरे पक्ष में भी कौन है आपको पता चला। उसके बाद प्लेटो प्रमुखतः दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। आप प्लेटो के बारे में जानते हो, ये हमारे 10वीं कक्षा तक तो सभी ने पढ़ा है प्लेटो के बारे में इतिहास में।
तो आप प्लेटो के बारे में जानते हैं, जो कि एक दार्शनिक फिलोसोफर भी थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे और समाज सुधारक भी थे। अतः उन्होंने काव्य को सौंदर्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की दृष्टि से न देखकर दार्शनिक और समाज सुधारक की दृष्टि से देखा है। प्लेटो ने काव्य शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की दृष्टि से न देखकर उन्होंने किस दृष्टि से देखा है? दार्शनिक और समाज सुधारक की दृष्टि से देखा है। तो आप हर एक चीज़ को अगर ध्यान से सुनोगे, उसे विजुअलाइज करोगे, समझोगे, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आपने 10वीं कक्षा में प्लेटो के बारे में पढ़ा है, जो +2 में आर्ट्स किए, BA किए हैं, उन्हें भी प्लेटो के बारे में पता है। तो प्लेटो थे कौन? एक दार्शनिक थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक समाज सुधारक थे। वो काव्य को सौंदर्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की दृष्टि से न देखकर दार्शनिक समाज सुधारक की दृष्टि से देख रहे थे। उनका मत है कि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। फिर काव्य तो इन भौतिक पदार्थों की भी अनुकृति होता है। अतः वह अनुकरण होने के कारण त्याज्य है। प्लेटो की धारणा है कि वह ऐसा भावों का संपोषण करता है जो त्याज्य और हेय है। यानी यहाँ पर ध्यान देने की बात है, उनका मत है कि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। भौतिक पदार्थ क्या होता है? जो हमें भौतिक सुख देता है, बाहरी चीज़ें। जैसे आपने अच्छा सा पलंग है, आपका सोफा सेट है, आप कार चलाते हो, तो ये क्या भौतिक चीज़ें होती है। जो भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य है, अनुकृति है। फिर काव्य तो इन भौतिक पदार्थों की भी अनुकृति होता है। अर्थात वह अनुकरण का अनुकरण होने के कारण त्याज्य है। यानी जो काव्य शास्त्र है उस अनुकरण का ही अनुकरण है, जिसे त्याज्य कहा गया है। प्लेटो की धारणा है कि वो ऐसे भावों का संपोषण करता है जो त्याज्य और है यानी जिसे हम तुच्छ सोचते हैं, उसको हम मूल्य नहीं देते हैं। उनकी परिभाषा काव्यशास्त्र की दृष्टि से नहीं लिखी गई है, केवल कविता को आदर्श राज्य से बहिष्कृत करने के उद्देश्य से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। आपने प्लेटो के बारे में जाना, उसके बाद हम अरस्तु के बारे में जानेंगे। अरस्तु ने क्या कहा है काव्यशास्त्र को लेकर। अरस्तु ने सर्वप्रथम शास्त्रीय दृष्टि से कविता की परिभाषा के संबंध में कुछ संकेत सूत्र दिए हैं। तो अरस्तु ने काव्यशास्त्र कविता की परिभाषा के लिए कोई संकेत सूत्र दिया है। क्या है उसे जानते हैं। पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। अर्थात काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। इस परिभाषा में दो शब्द प्रकृति और अनुकरण व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। प्रकृति से अरस्तु का अभिप्राय बाह्य जड़ जगत जैसे पर्वत, नदी, पशु पक्षी आदि, तथा अंतर्जगत मानव भावना, काम, क्रोध आदि दोनों से है। इसी प्रकार अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल करना नहीं था। यानी अरस्तु कहते हैं कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। यानी प्रकृति का अनुकरण। प्रकृति में कौन से चीज़ें आते हैं। एक है प्रकृति, और प्रकृति में आप जैसे बाह्य जड़ जगत बाह्य जड़ जगत, जड़ यानी जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता, जैसे पर्वत, नदी, और अंतर्जगत मानव के अंदर जो भावनाएं, काम, क्रोध होता है, इन दोनों को लेकर उनका अनुकरण है। जब कवि के अनुकरण को भावनामय मानते थे और स्वीकार करते थे कि कवि अपनी संवेदना, अनुभूति, कल्पना, आदर्श आदि का प्रयोग करके अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। यानी वह कवि के अनुकरण को भावनामय मानते थे और स्वीकार करते थे कि कवि अपनी संवेदना, अनुभूति, कल्पना, आदर्श आदि का प्रयोग करके
अपूर्ण को पूर्ण बनाते हैं। इसीलिए अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है मूल का पुनरुत्पादन, जीवन का कलात्मक और भावनात्मक पुनः सृजन। अरस्तु की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट शब्द में रखना चाहे तो कह सकते हैं कविता जीवन और जगत का कल्पनात्मक पुनः सृजन है। यानी जीवन और जो कल्पना है आपकी, वो दोनों को जो आप मिलाकर जो क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं, सृजन करते हैं, उसी को ही हम कविता कह सकते हैं। अरस्तु का काव्य लक्षण अपने आप में अस्पष्ट और अर्धव्यक्त है, अंडर एक्सप्रेस्ड। प्रथम तो अनुकरण शब्द से सृजन अर्थ प्रकट नहीं होता। यानी आप किसी चीज़ को अनुकरण करते तो उसमें क्रिएटिविटी कहाँ से लाएंगे। दूसरे जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, प्रकृति और अनुकरण दोनों ही शब्द वस्तु तत्व के महत्व की ओर संकेत करते हैं, उसी पर बल देते हैं। अनुकरण का अर्थ पुनः सृजन कर लेने पर भी वस्तु का महत्व बना रहता है। अनुकरण का अर्थ पुनः सृजन कर लेने पर भी, यानी जो चीज़ को आप अनुकरण करते हो उसे आपने कुछ नए क्रिएटिव चीज़ों से बदल दिया, फिर भी वस्तु का महत्व बना रहता है। यह परिभाषा भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष से प्रति उदासीन है। पुनर्जागरण काल के बाद आचार्य ड्राइडन ने काव्य की 2 परिभाषाएं दी। प्रथम में उन्होंने कहा, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता स्पष्ट संगीत है। ये किसने कहा है? ड्राइडन ने। पोएट्री से आर्टिकुलेट म्यूजिक, कविता स्पष्ट संगीत है, ये ड्राइडन ने काव्य की परिभाषा दी है। इस परिभाषा में कविता के बाह्य पक्ष के भी केवल एक अंग संगीत तत्व पर बल दिया गया है। संगीत तो कविता का एक पक्ष है और बिना संगीत के भी काव्य लिखा गया है, अतः यह परिभाषा नितांत अनुपयुक्त है। उनकी दूसरी परिभाषा है, पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर बाय पैथेटिक एंड न्यूमरस स्पीच। यह परिभाषा भी मौलिक न होकर अरस्तु की परिभाषा पर ही आधारित है। अरस्तु की परिभाषा क्या थी? पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। और यहाँ पर ड्राइडन की भी वही परिभाषा जो मिलती जुलती हुई है, पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर बाय पैथेटिक एंड न्यूमरस स्पीच। यह परिभाषा भी मौलिक न होकर अरस्तु की परिभाषा पर ही आधारित है। ड्राइडन की दोनों परिभाषाओं में कविता के बाह्य पक्ष पर ही बल दिया गया है, उसके आत्मतत्व की ओर इन परिभाषाओं में ध्यान नहीं दिया गया है। डॉक्टर जॉनसन की कविता की परिभाषा है, डॉक्टर जॉनसन की कविता की परिभाषा है, पोएट्री इज ए मेट्रिकल कंपोजिशन, अर्थात कविता छंदमयी वाणी है। कविता का लक्षण ना बताकर पद्य वर्ष का लक्षण बताती है। कविता का प्राण तत्व तो भाव है, जिसकी ओर इस परिभाषा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। डॉक्टर जॉनसन की दूसरी परिभाषा है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लीजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन्स, अर्थात कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। इस परिभाषा के काव्य के सभी तत्व सत्य, आनंद, कल्पना, विवेक को एक साथ मिलाकर रख दिया गया है। इस परिभाषा से काव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है। वह काव्य के व्यावर्तक धर्म को स्पष्ट नहीं करते। दूसरे, इस परिभाषा में भी कविता के कलात्मक पक्ष पर ही अधिक बल दिया गया है। कार्लाइल की कविता की परिभाषा है, पोएट्री वी कॉल म्यूजिकल थॉट, अर्थात काव्य संगीतपूर्ण विचार को कहते हैं। इसमें यद्यपि बुद्धि तत्व और संगीत तत्व को ध्यान में रखा गया है, पर काव्य के
अन्य तत्व, भाव, कल्पना आदि को अपेक्षा की गई है। काव्य लक्षण में वस्तु पर बल देने वालों में सबसे विख्यात है मैथ्यू अर्नल्ड। उनकी काव्य परिभाषा है, पोएट्री इज द criticism of life under the condition fixed for such a criticism of life by laws of poetic truth and the poetic beauty। अर्थात काव्य सत्य तथा काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की समीक्षा का नाम काव्य है। यह परिभाषा लेखक के निजी आदर्शों की घोतक है और जीवन की समीक्षा तथा विचार तत्व पर बल देती है। इस परिभाषा का इस दृष्टि से तो महत्व है कि वह काव्य के प्रति कल्याणवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देती है, पर इसमें राग तत्व की और कोई संकेत नहीं होता। शास्त्रीय दृष्टि से भी इन परिभाषा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह सर्वत्र अस्पष्ट और उलझी हुई है। इसके निम्नलिखित दोष है। वो निम्नलिखित दोष क्या क्या है? इसमें काव्य को जिसकी स्थिति साध्य की है साधन बना दिया गया है। दूसरा, इस परिभाषा का समीक्षा शब्द अतिव्यापी दोष से दूषित है, क्योंकि जीवन की समीक्षा को ही यदि काव्य माना जाएगा तो फिर शास्त्र और दर्शन भी काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि उनमें भी जीवन की समीक्षा होती है। उनमें भी लेखक जीवन के अनुभव को ग्रहण करके उन पर अपने ढंग से विचार करता है। तीसरा क्या है? ये लक्षण व्याख्याधीन है, क्योंकि काव्य सत्य तथा सौंदर्य दोनों को समझना आवश्यक है। चौथा, सामान्यतः लक्षण में पारिभाषिक शब्द का प्रयोग अवांछनीय है। अर्नल्ड की इस परिभाषा में यही हुआ है। इसमें काव्य का लक्षण देते समय उन्होंने काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य दो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जो काव्य से अधिक सूक्ष्म तत्व है और जिनका अर्थ है क्रमशः कल्पना तत्व और राग तत्व। सारांश यह है कि इस परिभाषा में अव्यापित, अतिव्यापित, अस्पष्टता आदि कई दोष है। मिल्टन ने अपने ऐसे ऑन एजुकेशन में कविता की परिभाषा देते हुए लिखा है, कविता सरल तथा रागात्मक होने चाहिए। इस लक्षण में कविता के तत्व की और निर्देश न होकर उसके गुण की और संकेत है, अतः इस वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। दूसरा वर्ग उन विद्वानों का है जिन्होंने अपने लक्षणों में काव्य के भाव तत्व पर बल दिया है। इनमें रोमांटिक काल के कवि आलोचक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली आदि है। तो उन्होंने कविता की परिभाषा उसके निर्माण की प्रक्रिया तथा कविता के व्यक्तित्व के आधार पर की है। वह वस्तुपरक न होकर व्यक्तिपरक है। अंग्रेजी में रोमांटिक युग के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा दी है, पोएट्री इज द spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. तो हमने एक भाग पढ़ा जहाँ पर ऐसे काव्य शास्त्र है जिन्होंने भौतिक पक्ष पर बल दिया। उसके अंदर प्लूटो, अरस्तो, ड्राइडन, जॉनसन, कार्लाइल, मैथ्यू अर्नल्ड, उनके बारे में पढ़ा, जिन्होंने उनकी परिभाषा बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर से दी है। और क्या क्या दोष उसमें है, जो दोष है ये हमारे अर्नल्ड है उन्होंने कुछ लिखे, जो इसके कुछ निम्नलिखित दोष है, वो 4 दोष है। और उसके बाद आपके दूसरा वर्ग विद्वानों का जो है वो है जो रोमांटिक कवियाँ है उनके बारे में है। तो ये बहुत ही लंबा हो जाता है, ये उत्तर जो है बहुत ही लंबा है। इसीलिए इस प्रश्न का जो प्रश्न 2 है इसका हमने एक भाग आज कह दिया है, समझा दिया है। दूसरा भाग हम इसका वीडियो बना के जल्दी आपको पेश करेंगे, उसमें हम रोमांटिक कवियों के बारे में जानेंगे। तो इसे आप समझिए और
इसे पर्स करके आप प्रत्येक विद्वानों ने जो मत दिया है उसे लिख लिख कर समझ के पढ़िए, और इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो रटत विद्या तो काम नहीं करेगी यहाँ पर। तो दूसरे वीडियो में हम रोमांटिक विद्वानों ने क्या मत दिया है काव्य शास्त्र के ऊपर, उसे पढ़ेंगे। तो आप ज़रूरी, अगर ये वीडियो आपके लायक है, आपको कुछ काम आता है, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। जैसे भी 100 लाइक्स या 100 व्यू हो जाने चाहिए, तो आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।